नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है फास्ट प्लस न्यूज़ में। मैं हूं अजय कुमार और आज हम उपस्थित हैं जनपद कुशीनगर के हाटा विधानसभा क्षेत्र में। जी, आप सभी को पता है कि हम लोग सन 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भ्रमण कर रहे हैं, प्रत्याशियों से मिलने का काम कर रहे हैं। जी, इसी कड़ी में आज हमारे साथ ऐसे महापुरुष, ऐसे विभूति मिल चुके हैं जिनके बारे में बात करने से पहले मैं बता देना चाहूँगा कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के परिवार से रिलेटेड हैं। जो इनकी परिवार जो है स्वतंत्रता संग्राम सेनानी से संबंध रखते हैं, जिन्होंने सरकार के दिए गए उपहार, दिए गए भेंट को भी हंसते हंसते अलविदा कर दिए, वापस कर दिए, मुस्कुराते वापस कर दिए। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि अपना रिलेशंस बना के, संबंध बना के सरकार के द्वारा दिए गए लाभों को लेने का काम करते हैं। लेकिन ऐसे विभूति से मैं मुलाकात कराने जा रहा हूं जो सरकार के द्वारा दिए गए सुविधाओं को उन्होंने हंस के वापस कर दिया कि अगर मेरे पिताजी, मेरे दादाजी देश के लिए लड़े तो हम क्यों खेत के लिए अपनी जो भी है देने चाहते हैं। इसी कड़ी में आइए हम मिलते हैं और बात करते हैं और जानते हैं कि इतने बड़े परिवार से होकर और सरकारी सेवाओं को देने के बावजूद आज क्या ऐसी आवश्यकता आन पड़ी कि राजनीति में भी इनकी पहल होने जा रही है, राजनीति में भी इनका पैर आ चुका है। बहुत सारी बातें होंगी, बहुत सारी समस्याओं पे भी बात करेंगे, विधानसभा चुनाव पे भी बात करेंगे और इनके परिवार से रिलेटेड बातों को भी जानकारी लेना चाहेंगे और आपको साझा करेंगे। तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस से विधानसभा प्रत्याशी हैं, हाटा विधानसभा में तैयारी कर रहे हैं, हिमांशु मिश्र जी। आइए हम बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत नेताजी। चूँकि नेताजी हम बात करेंगे कि आपके परिवार से कि आपका परिवार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी से संबंध रखता है, तो मैं चाहूँगा कि आपके मुख से, आपके द्वारा उस पर प्रकाश दिया जाए। सबसे पहले तो आपको मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि आपने यह स्वर्णिम अवसर हमको प्रदान किया है। रही बात अब परिवार के बारे में, आधार के बारे में जो आपने पूछा है, उसके संबंध में मैं कहना चाहूँगा कि मेरे बाबा स्वर्गीय यशोदानंद मिश्र थे, जो स्वतंत्रता संग्राम में कई बार जेल गए थे। यहाँ तक कि गांधी जी जब चंपारण नील आंदोलन में आ रहे थे तो गांधी जी हमारे परिवार के यहाँ ठहरे थे, वहाँ 10-5 मिनट गुजारे थे, फिर बाबा से मुलाकात किए थे, फिर वो आगे बढ़े थे। रही बात अब भारत जब देश स्वतंत्र हुआ तो हमारे बाबा जी ने के नाम से आया कि आप नैनीताल में जाइए, 20 एकड़ ज़मीन आपको दी जा रही है, वह आप अपना खेतीबाड़ी करिए, अपने उस पर कब्जा करिए। तो बाबा ने यह कह के मना कर दिया कि मैं देश के लिए लड़ा हूँ, न कि खेत के लिए। यह कहते हुए उस उपलब्धि को, खेत को उन्होंने नकार दिया। यही नहीं, गांधी जी के आह्वान पे हमारे बड़े बाबूजी, हमारे बड़े पिताजी और पिताजी, 2 भाई हैं लोग थे, मतलब क्या नाम क्या होगा? पंडित जयगोपाल मिश्र और दूसरे हमारे पिताजी पंडित उत्तम प्रसाद मिश्र जी। ये दोनों लोग सेवा में थे। हमारे पिताजी परिषदीय विद्यालय में, जूनियर हाई स्कूल में अध्यापक थे और बड़े पिताजी वे मुरादाबाद साइड में किसी प्राइवेट फैक्ट्री में जीएम थे। लेकिन गांधी जी के आह्वान पे इन दोनों लोगों ने नौकरी त्याग करके घर चले आए और गांधी जी के आंदोलन में सभी लोग सम्मिलित हो गए। अब उसके पश्चात इंदिरा जी 84 के आसपास, इंदिरा जी के काल में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं उनके परिवार के लोगों को सरकारी सुविधाओं हेतु यहाँ तक कि पेंशन का भी ऐलान किया गया। वह पत्र जब हमारे घर पहुँचा तो हमारे बड़े पिताजी और छोटे और पिताजी, इन दोनों लोगों ने यह कह के उस ऑफ़र को, उपहार को वापस कर दिया कि जब मेरे पिता ज़मीन इसके एवज में खेत नहीं लिए तो हम लोग पेंशन या अन्य सरकारी सुविधाएं नहीं लेंगे। उन लोगों ने हाथ जोड़ के वापस कर दिया उस ऑफ़र को। यही नहीं, हम तीसरी पीढ़ी में, हम 7 भाई हैं दोनों पिताजी लोगों में। हमारे पूर्वजों के विचारों को आदर देते हुए हमारे किसी भाई ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों का कोई प्रमाण पत्र नहीं बनवाए,
इसलिए यह सोच के कि कहीं हमसे वह अपराध न हो जाए जो हमारे पूर्वजों ने संरक्षित करके रखा है। यह सोच है हम सातों भाइयों की। उस परिवार से मैं बिलोंग करता हूँ, उस परिवार से मैं आता हूँ और राजनीति मेरे खून में ही घुसी पड़ी है। यद्यपि मैं सेना की नौकरी किया हूँ, वहाँ का भी पेंशन मुझे मिलता है। प्रदेश सरकार में भी नौकरी किया हूँ, वहाँ का भी पेंशन मिलता है। मैं नौकरी किया हूँ, बावजूद इसके सेवानिवृत्ति 2016 के बाद मैं सीधे कांग्रेस। मैं बात करूंगा जैसे कि नेताजी, आपने देखा भी होगा कि सुना भी होगा, जाना भी होगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपना परिचय बना के, रिलेशंस बना के बहुत सारे सरकार के दिए गए ऑफर्स को लेना चाहते हैं। लेकिन ऐसे परिवार से और ऐसे महापुरुष और ऐसे विभूति से हमने आपकी बात कराई जो सरकार के ऐसे ऑफर को हंसते और मुस्कुराते सरकार को वापस कर दिया देश हित में। हाँ नेताजी, हम बात करेंगे आपके बारे में कि आप इस समय विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं और उसके पहले मैं जानना चाहूँगा कि आप सरकारी सेवाएं भी दिए हैं, जैसे कि 15 साल आपने एयरफोर्स में, फिर 3 साल आपने भारतीय रेलवे में और फिर से अभी आप उत्तर प्रदेश स्तर के जो लेबर्स अफसर होते हैं उसमें भी आपने सेवाएं दी हैं। तो हम जानना चाहेंगे कि आप की ये सेवाएं कैसे चली। ऐसा है, पहली बार बता दें, मैं जब विद्यालय में पढ़ रहा था, छात्र जीवन में ही नेहरू इंटर कॉलेज सिमरी सुकरौली में है, वहीं से मैं पढ़ा लिखा हूँ, इंटरमीडिएट वहीं से किया हूँ। मैं वहाँ छात्र संघ अध्यक्ष भी रहा हूँ। कहने का तात्पर्य यह है कि सामाजिकता में मेरी रुचि बचपन से भी रही है। अब रही बात आगे की, जहाँ भी रहा हूँ, मैं आपसे जानना चाहूँगा सेवाएं आप कहाँ दी हैं। जी बता दे रहा हूँ। ऐसा है कि पहले मैं इंटरमीडिएट का परीक्षा दिया था और वहाँ से सीधे यहीं गोरखपुर में एयरफोर्स की भर्ती निकली थी। मैं वहाँ गया, लाइन में लगा, जो भी प्रक्रिया हो उस प्रक्रिया के माध्यम से मेरा चुनाव हो गया, सिलेक्शन हो गया। मैं कानपुर गया, कानपुर से हमको ताम्रम भेज दिया गया मद्रास, वहाँ ट्रेनिंग किया और इस तरह से 15 साल की सेवा मैं एयरफोर्स में गुजारा हूँ। वहाँ से पेंशन प्राप्त हूँ और उसके बाद सिविल की तैयारी किया तो मुझे रेलवे की भी सर्विस मिली। मैं साल भर 3 साल तो मैं भट्ठा भी चला चुका हूँ, क्योंकि 2 साल तक नौकरी नहीं, 1 साल मिली। तब ये हुआ कि मैं करूँ तो क्या करूँ, तो मैं एक साइड बिजनेस शुरू कर दिया, निरंतर चलते वह भट्ठा का काम कर दिया। तब तक मैं यूपी पीसीएस का परीक्षा दिया था, मेरा सिलेक्शन हो गया यूपी पीसीएस में। जब हो गया तो मैं उसको छोड़ करके, क्योंकि वहाँ रेलवे ट्रैक में मेरी नौकरी थी, वहाँ मॉर्निंग सुबह 7 बजे 6 बजे ट्रैक पे होना पड़ता था और डेली पैक लंच ही नसीब था। तो अब इस डर से कि फ़ौज में तो मैं लंच एक तरह से भूल ही गया था, यहाँ भी आकर के मुझे अब पैक लंच ही डेली खाना पड़ेगा। तब तक ये स्टेट गवर्नमेंट की पीसीएस की नौकरी है लेबर डिपार्टमेंट में। यह एक सोशल सामाजिकता पर आधारित नौकरी थी, क्योंकि इसका परीक्षा भी मैं दिया था सोशियोलॉजी के नाते, क्योंकि क्वालिफिकेशन पोस्ट ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन मेरी थी समाजशास्त्र, इसलिए मेरा रुचि इधर था, सामाजिक काम में। मैं चला आया। यह पीसीएस का पोस्ट है, क्लास 2 का पोस्ट है। यहाँ मैं 93 सितंबर में ज्वाइन किया था लेबर डिपार्टमेंट। 23 साल की नौकरी करके मैं सेवानिवृत्ति हो गया। एज संराधन अधिकारी मैं पोस्टेड था। लोगों के केसेज भी सुना करते थे, श्रम के जो विवाद के थे वह भी हमने सुनवाई का कार्य किया है, कोर्ट भी मेरी चलती थी। नेताजी, हम बात करते हैं, आप इतनी सरकारी सेवाओं में भी आपने साथ दिया सरकार का और बहुत सारे मामलों को भी आपने निस्तारण भी किया सरकार के सेवाओं में रहते हुए। मैं जानना चाहूँगा कि आप फौजी, एक तरह से फौजी आपने फौजी परिवेश में रहे और अचानक आप राजनीतिक क्षेत्र में क्या बदलाव और किस मनसे के साथ आए हैं और अपना कदम रखे हैं राजनीतिक क्षेत्र में, क्या मन में इरादा है? एक चीज़ बता दें, मैं श्रम विभाग में भी श्रम प्रवर्तन अधिकारी संघ का प्रदेश महामंत्री रहा हूँ। उसके अलावा मैं राजनीतिक गतिविधियों में, सामाजिक गतिविधियों में भी इन्वॉल्व रहा हूँ।
इसके अलावा मैं सैनिक सहकारी आवास समिति गोरखपुर है, वहाँ का मैं दूसरी बार वर्तमान में भी अध्यक्ष हूँ। एक बार जून 1998 से लेके 2002 तक था और इस बार 2018 अप्रैल से भी मैं अध्यक्ष की कुर्सी संभाल रहा हूँ वहाँ। सामाजिक गतिविधियों में मेरा हमेशा रुचि रहा है। अब रही बात फौज से यहाँ राजनीतिक क्षेत्र में आने का क्या? वही मैं कहना चाहता हूँ। देखिए, मेरे अनुसार, मेरे विचार अनुसार नेतागिरी बहुत पवित्र पेशा है। यदि उसको बदनाम किया है तो नेताओं ने किया है। मैं इस सोच विशेष से नेतागिरी में आया हूँ और मेरा यही उद्देश्य है कि मैं नेतागिरी का जो छवि बना हुआ है आम जन में, इस छवि को मैं हकीकत में बदलूं कि जो मेरे मन में है कि यह बहुत पवित्र पेशा है, लोग माने कि एक नेता पवित्र भी होता है। वह सोच लेके मैं इस पेशे में आया हूं और राष्ट्र सेवा सच्ची राजनीति करना भी राष्ट्र सेवा है। मेरे अनुसार मैं वही सोच लेके उतर रहा हूं। जनता जनार्दन यदि हमें अवसर देगी तो निश्चय ही उनके सपनों को मैं साकार रूप दूंगा। कैसा बदलाव लाएंगे? पहली तो सबसे बड़ी ये है कि सामाजिक सौहार्द कहीं भी, देखिए स्वामी तुलसीदास ने रामायण में भी कह रखा है कि जहाँ सुमति वहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति वहाँ विपत्ति निधाना। कहने का तात्पर्य है जिस परिवार में सुमति है, एकता है, सौहार्द है, प्रेम है, निश्चय ही वो विकास करेगा। हाँ, हो सकता है गति तेज न हो वह विकास लेकिन करेगा, वो अवनत की ओर नहीं जाएगा। तो समाज में पहली हमारी उद्देश्य यही रहेगी सामाजिक सौहार्द। अभी भी मैं घूमता हूँ, कहीं किसी जाति विभेद धर्म को मैं कहीं अंगुली नहीं उठाता हूँ, क्योंकि जो जातियाँ हैं, जो धर्म है, सब में महान विभूति पैदा हुई है। कोई धर्म अछूता नहीं है जहाँ विभूति न पैदा हुआ, कोई जाति नहीं है जहाँ विभूति न पैदा हुआ हो। इसलिए जाति विशेष को, धर्म विशेष पे अंगुली उठाना ये मेरा स्वभाव नहीं है। मैं चाहूँगा, मेरा यही प्रयास रहेगा, यदि जनता अवसर देती है तो मैं सामाजिक सौहार्द को निश्चय ही बहाल करने का अपने तन मन धन तीनों से मैं प्रयास करूँगा, ताकि सच्चे अर्थों में विकास समाज का हो सके। नेताजी, हम बात करेंगे राजनीतिक पहलू पे। जैसे कि आप एक फौज से रिलेटेड रहें, सरकारी सेवाएं देते रहें और आप राजनीतिक क्षेत्र में आए हैं, वहाँ और इस धरातल पे राजनीतिक क्षेत्र में कितना अंतर है, कैसा लग रहा है आपको? कटु सत्य तो यही है कि अंतर बहुत है अंतर। मेरा चरित्र नेतागिरी वाला नहीं है, बिल्कुल नहीं है। हाँ, समर्पण वाला है राष्ट्र के प्रति, क्योंकि परिवार हमारा वो रहा है जो राष्ट्र को अपने सपनों में संजोया था। उस सपने को साकार करने के लिए मैं इस मैदान में कूदा हूँ। जो हमारे बाप दादा की एक इमेज बनी हुई, छवि बनी हुई है, उस इमेज पे मैं तराजू में सही साबित अपने आप को कर सकूँ, वह लेकर मंशा लेकर मैं राजनीति में कूदा हूँ। नेताजी, हम बात करेंगे, अभी आपने बोला कि छवि, नेता की जो छवि है, आप किस छवि पे बात कर रहे थे? कैसी छवि हम जानना चाहेंगे, हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे। वह छवि यह है कि देखिए, मुंह में राम बगल में छुरी नहीं होनी चाहिए। जो कहा गया है उसको अवश्य ही करना चाहिए, चाहे जिस रूप में कहें हो। जैसे अभी आज वर्तमान सत्ता का ही ले लीजिए, हमारे वर्तमान सत्ताधारी प्रधानमंत्री जी, आपको ये भी याद होगा 2014 में जब चुनाव प्रचार हो रहा था तो उन्होंने वादा किया था कि हम सबके खाते में 15 लाख रुपए देंगे। आज हमारे तथाकथित भाजपा के शुभचिंतक लोग कहते हैं कि नहीं, प्रधानमंत्री जी ने ये नहीं कहा था कि 15 लाख खाते में देंगे, उन्होंने तो ये कहा था 15 लाख हिस्से में आएगा। मैं मानता भी हूँ,
मानता भी हूँ कि हिस्से में आएगा। लेकिन यह बताइए, क्या हम 7 साल गुजर गए, हमारे प्रधानमंत्री जी वह जिस काले धन की बात कर रहे थे, जिस धन की ओर इशारा बार बार चुनाव में कर रहे थे, चुनाव के पहले, उस काले धन को क्या भारत सरकार में ला दिए? क्या वह 15-15 हमारे सबके आम जन के हिस्से में आ गया? निश्चय ही मेरा मानना है कि यदि वह धन भारत सरकार के पास आएगा तो भी हमारा राष्ट्र उन्नत की सीढ़ी दनादन आगे बढ़ेगा काफ़ी हद तक। दूसरी चीज़, हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक चीज़ और कही थी, देखिए कष्ट होता है इस सोच से, या सोच से तथाकथित, वह ये आपको याद होगा चुनाव 2014 में जब मंच पे हमारे प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी या कोई भी भाजपा का नेता चढ़ता था तो यह कहता था कि यह माँ बेटे दोनों जमानत पे हैं। दोनों मतलब माँ बेटे, मतलब माननीय हमारे सोनिया गांधी जी को और माननीय राहुल गांधी जी को जमानत पे ऐसे अभिव्यक्त करते थे जैसे ये दोनों बहुत बड़े अपराधी हों। लेकिन आज 7 साल हो गया, आपके सत्ता में आपके विरुद्ध बोलने वाले को भी आप जेल में ठोक देते हैं, बंद कर देते हैं। तो यदि वह दोनों माँ बेटे अपराधी थे तो आपने अभी तक इनको जेल में क्यों नहीं ठोक पाया? सामाजिक सेवा में आ गए, उसके बाद बड़े भैया थे, लगातार 3 बार ब्लॉक अध्यक्ष रहे हैं पंडित बैजनाथ मिश्र जी। वो चूँकि उम्र दराज हो चुके हैं लेकिन हमारे साथ अभी भी चलते हैं, आवश्यकता पड़ने पे जहाँ जा सकते हैं वो आते जाते हैं। आने के बाद, एयरफोर्स से आने के बाद, देखिए अन्यथा नहीं, आप सब खड़े हैं, विवेचना करिएगा कि शुरू में ही मैं कहा था कांग्रेस पार्टी मेरे दृष्टि में मानवतावादी पार्टी है जो सारे जाति और धर्म को एक साथ एक नाव पे बैठा करके ले चल पार कराने की क्षमता रखती है, जबकि अन्य कोई जाति में बांट दिया है, कोई धर्म में बांट दिया है। यानी कि कांग्रेस पार्टी सबको लेके एक बंधन में बांध के लेके चलने का काम करती है। तो नेताजी, हम जानना चाहेंगे आपके विधानसभा की तैयारियां कैसी चल रही हैं, यहाँ के लोग क्या आपके साथ जनाधार कितनी है? जनाधार तो वक्त बताएगा, लेकिन जो लोगों के रिस्पांस मिल रहे हैं उससे मैं संतुष्ट हूँ। निश्चय ही मुझे भरोसा। कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा है कि फौजी ये बहुत गर्म होता है? ये तो आप बातचीत में भी देख चुके होंगे। मैं क्या कहा? सचमुच नहीं, सचमुच गर्म होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं कहीं भयभीत तो नहीं लोग हो रहे हैं? नहीं, सुन लीजिए, बता दे रहा हूँ। लेकिन हमें भय वाली भी बात आप सही कर रहे हैं, लेकिन वह मेरे चाल चलन भाव बातचीत करने के तौर तरीक़ों से ही लोग समझ सकते हैं कि फौजी कैसा है। मैं क्या कहा? मैं सचमुच फौजी हूँ, लेकिन मैं लोहे का हथौड़ा नहीं हूँ, मैं मोम का हथौड़ा हूँ, समझिए। यानी और सकारात्मकता के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ। मैं सुनते हैं फला नेता थाने में गया, गाली दिया, 1000 गाली दिया, उनको पीटा, वो थप्पड़ मारा, ये काम हमारा नहीं रहे। हाँ, लेकिन ये है कि मोम के हथौड़े से अच्छे को दुरुस्त किया जा सकता है, यह मेरा अपना मानना है और वह मैं करूँगा। नेताजी, चलिए अब तो बातें सब क्लियर हो गई। आप कहाँ से रहें, कैसे राजनीतिक क्षेत्र में आना, क्या बदलाव लाने वाले हैं। मैं बात करूँगा कि यदि हाटा विधानसभा की जनता आपको विधायक चुनती है और यहाँ से आप विधायक निर्वाचित होते हैं तो हाटा विधानसभा की जनता को विकास के क्षेत्र में क्या देना चाहेंगे? देखिए, अच्छी बताएं, मेरी अभी वो हैसियत नहीं है कि हाटा विधानसभा को किस चीज़ की आवश्यकता है जी, कि मैं उसको असेस कर लूँ। यह ज़रूर होगा कि अगर जनता माला पहनाती है, विधायक बनाती है, प्रतिनिधि अपना चुनती है, तो पहले तो मैं सबसे पहले बल्कि अग्रिम धन्यवाद जनता को दूंगा, हाटा के जनता को। और विधायक होने के बाद पहली शब्द यही रहेगा कि आप सबको मेरा हार्दिक प्रणाम और हार्दिक स्वागत। आप लोग हमारे क्या काम उस समय फौजी वाले रंग में होगी? कतई नहीं, लेकिन फौजी वाले सिद्धांत पे होगी। अच्छा, रंग फौजी नहीं रहेगा, सिद्धांत फौजी रहेगा। देखिए, अब व्यक्तिगत हम बता दें, फौज का होते हुए भी
मैं आज तक न पान जाना, न जर्दा जाना, न सुरती जाना, न दारू जाना, न कुछ जाना। यह है मेरा चरित्र, ये फौजीपना का चरित्र है। हालांकि ऐसे ऐसे जगहों पे रहा हूँ जहाँ फिर मुफ्त में दारू पीने को मिलता था जी। लेकिन हम नहीं जानते हैं। देखिए, अब असली फौज का गुण वह है, क्योंकि उस परिवेश में रहते हुए मैं अपने चरित्र को नहीं बदल पाया। कारण कि मन में संकल्पित था कि जहाँ भी रहो अपने आप को सिद्धांतों के अनुकूल ही रखो, सिद्धांतों से भटकने का प्रयास न करो। क्योंकि अगर मैं नशा करता तो निश्चय ही सिद्धांतों से भटकने के चांसेस बहुत मिलते। अंत में हमारे चैनल के माध्यम से 9 वर्ष भी आने वाला है, सन 2022 का पड़ाव आने वाला है। तो मैं चाहूँगा कि हमारे चैनल के माध्यम से अपने समस्त विधानसभा की जनता को अपनी तैयारी और 9 वर्ष की शुभकामनाएं को देना चाहेंगे। क्यों नहीं, यह तो मैं पहले धन्यवाद क्या आपको संदेश दिया देना चाहेंगे कि आपने इतना बड़ा अवसर हमको दिया है, अपने मंच पे बुलाया है। ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। 9 वर्ष के संदर्भ में मैं यही कहूँगा हाटा विधानसभा के सम्मानित जनता को कि निश्चय ही हमें अवसर दें। ये सही है कि अपने दही को हर व्यक्ति मीठा कहता है, हमको अवसर दें और समझें एक फौजी का दही मीठा है या खट्टा है। अवसर दिए बिना कमेंट कोई आलोचना नहीं कर सकता है। अवसर देगा तभी समझेगा यह मीठा है कि कैसा कड़वा है। मैं ये कहूँगा जनता से कि आप हमको अवसर दें, निराश मैं नहीं करूँगा। इन्हीं शब्दों को मैं अपने जनता से कहना चाहूँगा। धन्यवाद। आइए यहाँ के लोगों से भी बात करते हैं और जानते हैं कि हिमांशु मिश्र जी के लिए क्या कहना चाहेंगे। सबसे पहले मिश्रा जी इस क्षेत्र हाटा विधानसभा क्षेत्र में अनवरत 8 सालों से जी मेहनत करते आ रहे हैं और जनता से रूबरू होके गली गली मोहल्लों में जाके, गांव में जाके, खेतों में जाके लोगों को कांग्रेस की नीतियों के बारे में, कांग्रेस क्या किया इस देश के लिए, इस देश के निर्माण के लिए, कांग्रेस की नीतियों और विकास कार्यों को लेके हिमांशु मिश्रा जी जनता के बीच जाके जनता को उनकी योजनाओं को बता के आज उनका आशीर्वाद कर रहे हैं। आशीर्वाद जनता जनार्दन का हाटा विधानसभा क्षेत्र के, और एक उम्मीद, एक नई ऊर्जा, एक नया लहर चल रही है हिमांशु मिश्रा के साथ इस पूरे हाटा विधानसभा में। इसको नकारा नहीं जा सकता है आने वाले चुनाव में। और मिश्रा जी अच्छे। धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे हिमांशु मिश्रा जी के लिए। एक कर्मठी व्यक्ति हैं, साथ में सैनिक भी रहे हैं। एक बार इनको जनता चुने, मैं यही चाहूँगा। धन्यवाद। तो ये रहे, आज हमारे साथ मौजूद रहे, हाटा विधानसभा से जोरों शोर से तैयारी कर रहे हैं। चूँकि हमने परिचय भी कराया किस परिवार से, किस खानदान से संबंध रखते हैं, आपने देखा भी। तो आज हमारे साथ मौजूद रहे हिमांशु मिश्र जी, हाटा विधानसभा से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी हैं। धन्यवाद।